Short lectures, explosive learning with commerce in action. Hi, this is Umar Kazi and I'm back with a new and highly demanded playlist on accounting. So basically आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये लेक्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो आप जो है अपनी अकाउंटिंग की जर्नी में आगे बहुत सफ़र करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विद फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, अब एसेट क्या, एसेट वो कमोडिटी है जो कि फ्यूचर बेनिफिट के लिए बाय की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम कमोडिटी बाय करते हैं कि भाई इन फ्यूचर ये हमें किसी भी काइंड ऑफ बेनिफिट दे जाए या कोई प्रॉफिट दे जाए, तो वो हमारा एसेट होगा। फॉर एग्जांपल एक कार शोरूम ओनर है, ठीक है, अब वो क्या है, वो ऑब्वियसली कार बाय एंड सेल करता है। ठीक है, अब उसने एक पर्टिकुलर कार जो है वो बाय की ताकि वो आगे अच्छे रेट में सेल कर ले, तो ये क्या है, ये उसका एसेट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये कमोडिटी जो पर्टिकुलर कार है इसको आगे बेनिफिट देगी, उसको प्रॉफिट देगी, तो वो उसका एसेट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ एसेट्स। करंट एसेट्स, कन्वर्टेबल टू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जो कि विद इन अ ईयर हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इन्वेंट्री, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर वाला है, अब ग्रोसरी स्टोर वाला जो है वो जो जितना भी सामान है वो अपनी दुकान पर सामने रखता है, वो उसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि उसको वो सेल करना है और ताकि प्रॉफिट कमाए। अब क्या है, जैसे जैसे कस्टमर आता जाता है उससे वो चीज़ें खरीदता जाता है, वो उसका जो एसेट है वो कैश में कन्वर्ट होता जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल है करंट एसेट की। देन फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है, ये एसेट क्या है जो लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, अगर कोई लैंड लेके हम फैक्ट्री लगाते हैं तो हम लैंड जो है वो तो ऑब्वियसली हमारा एसेट है, आगे भी बेनिफिट देगा और इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री भी आपको बेनिफिट ही दे रहा है वो। लेकिन क्या उसको हर साल थोड़ी बेचते हैं या हर 2 महीने बाद थोड़ी बेचते हैं, एक दफ़ा ले ली तो ले ली। फॉर एग्जाम्पल आपने घर लिया तो अब हर 2 महीने बाद घर थोड़ी चेंज करते हैं, आपने एक दफ़ा ले लिया 4 5 10 साल के लिए, वो लाइक आप आराम से शिफ्ट होगा वहाँ पे, उसको आप हर महीने नहीं बेचेंगे। तो ये है। बाकी मशीनरी भी एक तरीके से फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत महंगी मशीन ले ली अपनी फैक्ट्री के लिए, समवेयर अराउंड 3 मिलियन की आपने एक मशीन ले ली। अब क्या उसको आप हर महीने नहीं बेचोगे, ऑल्दो आप उसको यूज तो करोगे लेकिन उसको बेचोगे नहीं। अब क्या है, वो कैसे, अब ये समझते हैं वो एसेट कैसे है। देखो, मशीनरी आपको फायदा पहुंचा रही है, एसेट हर वो चीज़ है जो कि आपको फायदा पहुंचाती है। मशीनरी कैसे फायदा पहुंचा रही है कि वो आगे जो फर्दर आपकी कमोडिटी है उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्पफुल है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये भी एसेट है। मशीनरी से आप काम तो लोगे लेकिन उसको बेचोगे नहीं, तो ये हमारा फिक्स एसेट होता है। देन टेंजिबल एसेट, फिजिकल फॉर्म। ठीक है, टेंजिबल एसेट वो एसेट है जिनको फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करंट एसेट भी हो सकते हैं, ये फिक्स एसेट भी हो सकते हैं, कोई भी एसेट हो सकते हैं जिनको आप टच करो। बिल्डिंग को टच कर सकते हो, अगर आप कोई और कमोडिटी बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल कार शोरूम वाला कार बेच रहा है तो कार को भी टच कर सकते हैं ना, फिजिकली उसके पास है, तो ये टेंजिबल एसेट होते हैं। देन इंटेंजिबल एसेट क्या है? नॉन फिजिकल एसेट। बेसिकली ये वो एसेट है जिनको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। अब गुडविल क्या है? गुडविल आपकी रेपुटेशन है मार्केट में या फिर आपकी वैल्यू है मार्केट में। ऑब्वियसली आप अपनी गुडविल को थोड़ी टच कर सकते हो या अपनी रेपुटेशन को थोड़ी टच कर सकते हो, तो ये एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट है। और गुडविल एसेट इसलिए है क्योंकि ये आपकी मार्केट वैल्यू है, और मार्केट वैल्यू जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए और बिजनेस को स्केल करने के लिए एक बहुत बेनिफिशियल है। और हर बेनिफिशियल चीज़, जैसे कि हमने बात की, जो कि कोई भी चीज़ जो कि आपको फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, तो वो आपका एक एसेट है। अब चलो इससे आपको थोड़ा मुश्किल हुई हो तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी। सब सुनने में क्रिप्टो करेंसी क्या है? आप उसको फिजिकली टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, सारे डिजिटल करेंसी है वो। तो आपकी इंटेंजिबल एसेट है कि भाई वो आगे आपको प्रॉफिट तो देगी, लेकिन क्या है, आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते। Expenses refers to the cost incurred by a business to generate revenue or operate its activities। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस बेसिकली वो स्पेंडिंग है जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए की जाती है या फिर बिजनेस के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए की जाती है। सिंपल। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि रिकरिंग होते हैं, जो कि हर दफ़ा, हर महीने, हर रोज़ के जो खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज क्या है कि वो हर दफ़ा होती है, लाइक हर मंथ सैलरीज पे होती हैं, हर महीने यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो पे होते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की ये है कि वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल या उसको सपोर्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, वो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑब्वियसली वो डे टू डे एक्सपेंसेस ही होते हैं, तो एक ही बात हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग गुड्स। ठीक है, कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है या वो एक्सपेंस है जो कि किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, लाइक मैन्युफैक्चर करने में, या फिर किसी कमोडिटी को खरीदने में, जिसमें आप डील कर रहे हो उसको खरीदने में जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कमोडिटी बनाते हो, ठीक है, अब उसको प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो आपकी कॉग्स होगी। ठीक है,
और अगर आप कोई कमोडिटी जस्ट सेल करते हो, बाय एंड सेल करते हो आप, तो क्या होगा कि जो चीज़ आप बाय करोगे ऑन होलसेल रेट आगे सेल करने के लिए, तो उसकी जो परचेजिंग होगी, जो आप परचेज करोगे वो आपका डायरेक्ट कॉग्स होगा, ठीक है। जो भी आपकी कमोडिटी जिसमें आप डील करते हो उसको बनाने में या उसको खरीदने में आपके जो एक्सपेंस होता है वो कॉग्स होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनफ्रीक्वेंट और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटी में नहीं होते, जो कि रिकरिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेंसेस के जो कभी कभी होते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है कि बिजनेस को शॉर्टफॉल आता है कोई, तो वो क्या करता है, वो बोरो करता है, ठीक है, वो आगे से उधार लेता है। अब क्या है कि वो उधार जब वो वापसी करता है तो उस पर इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। अब ये तो बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है इंटरेस्ट, कभी कभी होता है, ठीक है, तो ना ऑपरेशन का हिस्सा है, और ये जो एक्सपेंस है ये हर दफ़ा भी नहीं होता, कभी आप उधार लोगे तो आप उस पर इंटरेस्ट वापसी करोगे। तो जो इंटरेस्ट आप वापसी कर रहे हो, जो एडिशनल अमाउंट आप वापसी कर रहे हो, वो भी तो एक्सपेंस है ना, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, कि जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा जो आपका एक्सपेंस है। Liability refers to a debt or obligation that a business or individual owes to other, ठीक है। लाइबिलिटी बेसिकली एक उधार है, ठीक है, आपने किसी को उधार वापसी करना है, या फिर आपने किसी से उधार लिया, आपको किसी चीज़ की जरूरत है और आपको वो उधार वापसी करना है। लाइबिलिटी बेसिकली एक उधार है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू विद इन 1 ईयर और विद इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली कंपनी के 1 साल होता है, जैसे हमारा होता है ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1 साल, वैसे कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो वो कंपनी 1 साल होता है। इन शॉर्ट 1 साल की बात हो रही है, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि हमें 1 साल के अंदर वापसी करनी होती है, मतलब कि वो उधार जो कि हमने लिया हुआ है, किसी भी सूरत में हमने कोई उधार लिया हुआ है, ठीक है, अब हमें वो वापसी करना है। अगर उसकी डेट हमने तय की है कि भाई 1 साल के अंदर की डेट है वो, ठीक है, जो भी डेट तय की है कि वो 1 साल के अंदर आती है, तो करंट लायबिलिटी होगी, मतलब कि उस अमाउंट को या उस चीज़ को हमने वापसी 1 साल के अंदर अंदर करना है, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू बियॉन्ड 1 ईयर और बियॉन्ड द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो कि ड्यू हो 1 साल के बाद, जो डेट रखी हो वो एक पूरे 1 साल कंप्लीट होने के बाद की डेट हो, या तय हो गया भाई 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद देंगे, तो वो लाइबिलिटी, वो उधार जो कि हमने 1 साल के बाद वापसी करना है, वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी होगी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। और जो 1 साल के अंदर करनी है वापसी, वो हमारी करंट लाइबिलिटी होगी या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी। देन ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस एसेट आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। ओनर्स इक्विटी क्या है, ओनर्स इक्विटी बेसिकली मालिक का हिस्सा है कंपनी में, चाहे वो 20% का मालिक हो, 50% का मालिक हो, 100% का मालिक हो। एक तो ये हो गया कि ओनर इक्विटी जो है मालिक का हिस्सा है कंपनी में। दूसरी चीज़ ये है कि ओनर्स इक्विटी वो है जो मालिक एज एन इन्वेस्टमेंट, या जो मालिक ओन करता है कंपनी के अंदर, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे वो कोई इन्वेंट्री हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पैसे हो, कुछ भी हो, जो मालिक का है कंपनी है वो ओनर्स इक्विटी में आएगा। देन कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, एक बिजनेस में ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है 5 लाख से स्टार्ट हुआ है या 10 लाख से स्टार्ट हुआ है, किसी भी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने या फिर सारे इन्वेस्टर ने 5 लाख या 10 लाख जो जमा कराए इन टर्म्स ऑफ कैश जमा करवाए, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, एक बिजनेसमैन को आ गया प्रॉफिट, ठीक है, उसने फॉर एग्जाम्पल एक वाटर बॉटल बेची और उसको प्रॉफिट आ गया 30 रुपीज़, सही है। अब क्या करेंगे, नॉर्मल हमने जेब में डाल लिया, भाई हमारा प्रॉफिट हो गया, हम घर ले गए, या हमने एक्सपेंसेस कर लिए, इससे अपने पर्सनल एक्सपेंस कर लिया, तो ये हो गया एक। तो रिटेन अर्निंग क्या है कि उस पैसे को जो आपने अर्न किया उसको वापस इन्वेस्ट कर दिया, समझ रहे हो, कि जो बिजनेसमैन ने प्रॉफिट अर्न किया उसको उसने री इन्वेस्ट कर दिया, वो आपकी रिटेन अर्निंग हो गई। या फिर उसको एक साइड पे रख दिया कि आगे इन्वेस्ट करेंगे, लाइक खर्चा नहीं किया अपने ऊपर या अपने घर लेके नहीं गए, तो रिटेन अर्निंग होता है। ड्राइंग्स रेफर्स टू द विड्रॉवल ऑफ कैश और एसेट बाय द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ड्राइंग क्या है, बेसिकली ड्राइंग जो आपका कैपिटल या जो सामान आपका बिजनेस का है, ठीक है, वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले जाओ, ठीक है। आप कोई भी सामान या पैसे बिजनेस से निकाल के अपने घर ले जाओ या फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर लो उस अमाउंट से, उस चीज़ से, तो आपकी ड्राइंग होगी, ठीक है। अब क्या है कैश ड्राइंग, विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द ओनर, ठीक है। अब कैश ड्राइंग क्या है कि आपने बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस का जो अकाउंट होता है या बिजनेस का एक तरीके से आप
लेमेंट में बोले गल्ला जो होता है जहाँ पे पैसे जमा होते हैं, तो क्या है आपने उससे पैसे निकाल के, बेशक आपके ही पैसे हैं वो भी, बिजनेस के पैसे भी तो आपके ही, आप ही तो ओनर हो, लेकिन आप उसको बिजनेस यूज नहीं, आप उसको पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो आपकी कैश ड्राइंग हो गई। गुड्स ड्राइंग, विड्रॉवल ऑफ गुड्स और इन्वेंट्री बाय द ओनर, ठीक है। गुड विड्रॉइंग में क्या होता है कि आप बिजनेस से कोई कमोडिटी, कोई भी चीज आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए तो गुड्स ड्राइंग हो गई, ठीक है। इसमें इन्वेंट्री भी हो सकती है, कोई और गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पीछे बात की कि कार शोरूम की बात की हमने, ठीक है। अब कार शोरूम वाला क्या है, वो अपनी एक कार घर ले जाता है कि भाई मेरे पर्सनल यूज के लिए है, तो वो उसकी गुड ड्राइंग होगी। इनकम, अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशंस स्लैश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम क्या है, आपने अपना बिजनेस रन किया, ठीक है, आपने एक्सपेंसेस किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, देन एक्सपेंसेस किए, आपने सब कुछ किया, उसके बाद जब आपको रिटर्न आया वो आपकी इनकम है। सिंपल सी बात है, चाहे वो आपका सर्विस बिजनेस हो या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, जब आपको रिटर्न आएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट सॉरी इनकम है वो। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो और उससे आप कोई अर्निंग करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर बॉटल्स बना रहे हो या आप लैपटॉप बना रहे हो, आप वही चीज सेल करके जो है प्रॉफिट अर्न करो या इनकम अर्न करो, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम होगी, ठीक है। जिस चीज में आप डील कर रहे हो आप उस चीज से रिटर्न लो तो वो आपका ऑपरेटिंग इनकम होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द कंपनी कोर बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो है कोर बिजनेस ऑपरेशंस के आउटसाइड आप कोई इनकम अर्न करो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। अब भाई ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो लैपटॉप बनाती है, ठीक है। अब उसका वो लैपटॉप से अर्न करती तो आपका ऑपरेटिंग इनकम हो गई वो, ठीक है, कोर बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आ गए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, अब वो कंपनी ने इत्तेफाक से किसी को उधार दिया हुआ है, किसी और कंपनी को या कहीं उधार दिया हुआ है, ठीक है। अब वो उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो वो तो उसका कंपनी का काम नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल एचपी कंपनी है, अब वो किसी से इंटरेस्ट ले रही है तो वो तो उसका काम नहीं है, उसका काम तो लैपटॉप बनाना है। तो जो एडिशनल एक्स्ट्रा इनकम होगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। इसमें आप एक और एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सी कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो शेयर्स खरीद लेती हैं दूसरी कंपनी के, तो जो उन शेयर से रिटर्न आएगा वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, क्योंकि आपका वो कोर बिजनेस ऑपरेशन है ही नहीं वो कंपनी के, ठीक है। वो कोर बिजनेस एक्टिविटीज में आएगा ही नहीं आपके। रिसीट, प्रूफ ऑफ पेमेंट रिसीव, ठीक है। रिसीट क्या होती है, आप कोई क्या बोलते हैं, आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो वो आपके एक प्रूफ है कि भाई ये एक पर्ची में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि आपने पेमेंट रिसीव कर ली, तो आपकी रिसीट हो गई। प्रिंटेड भी होती है, हैंड रिटन भी होती है, व्हाट्सएवर। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट refers to the income or revenue earned by business or organization from core business activities, ठीक है। ये वो एविडेंस ऑफ इनकम है जो कि आपके कोर बिजनेस एक्टिविटीज या कोर बिजनेस ऑपरेशन से अर्न हुआ, ठीक है। अभी हमने पहले बात की कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, जो कि हमें कोर बिजनेस ऑपरेशन से या कोर बिजनेस एक्टिविटी है जिस चीज में आप डील कर रहे हो उससे हमें जो इनकम ऑब्टेन होती है वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है। वैसे ही रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, उसका रिकॉर्ड, ठीक है। उस इनकम का जो रिकॉर्ड है, जो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी है, जो कि जिस चीज में आप डील कर रहे हो उसका जो रिकॉर्ड है, तो वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट रेफर्स टू द इनकम और रिसीट डेट आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। कैपिटल रिसीट में क्या आएगा, जो कि बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी या जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है या उसके कोर ऑपरेशन में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेंगे हम कि भाई एक कंपनी है वो लैपटॉप बनाती है लेकिन वो इंटरेस्ट भी लेती है अपने लैंडेड मनी का, ठीक है, तो वो उसके जो है रेवेन्यू रिसीट में रिकॉर्ड नहीं होगा, कैपिटल रिसीट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि वो उसके नॉन ऑपरेटिंग इनकम में काउंट होगा, ठीक है। एक दोनों चीजें आपस में बहुत रिलेटेड हैं, तभी मैंने इनको सही से आपको लिंक करके समझा दिया। परचेजेस, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल और यूज, ठीक है। परचेज क्या होता है, किसी भी कमोडिटी को बाय करना या किसी सर्विस को बाय करना फॉर रीसेल, लाइक आपने होलसेल पे खरीदा आगे सेल कर दिया, ठीक है, या आपने रॉ मटेरियल लिया उसको शेप किया फाइनल गुड में और आगे सेल कर दिया, या फिर यूज, ठीक है। अब यूज किसी भी तरीके यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीनरी बाय की ताकि आपकी कमोडिटी बन सके, ठीक है। आपका कोई सर्विस बिजनेस है तो आपने फर्नीचर बाय किया ताकि आप कस्टमर आके बैठे और अपनी सर्विस एंजॉय करे, तो परचेज उसमें आता है। देन कैश परचेज, इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। कैश परचेज क्या होती है, आप कोई चीज खरीदना है, आपने इमीडिएट कैश दिया, ये लो कैश और वो चीज मेरी हो गई, ये कैश परचेज हो गया, ठीक है।
देन क्रेडिट परचेज पे लेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने उधारी कर ली कि भाई मैं बाद में दूंगा, आपने इनवॉइस दे दी, आपने पे ऑर्डर कर दिया, ठीक है, सॉरी परचेज ऑर्डर बनवा लिया, या आपने कोई प्रॉमिस कर लिया कि भाई 4 तारीख को 5 तारीख को। क्रेडिट परचेज क्या होती है, आपने उधार पे परचेज की। कैश परचेज क्या होती है, आपने फॉरन कैश दिया और परचेज कर ली, सिंपल। रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बायर टू सेलर, ठीक है। रिटर्न क्या होता है, कोई भी खरीदी हुई चीज को वापसी करना। हम भी बहुत सी चीजें खरीदते हैं तो उनको अगर समझ ही नहीं आती तो उनको वापसी करते हैं। या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई चीज खरीदी, ठीक है, लेकिन क्या है वो डिफेक्टेड निकली तो वो वापसी करेगा, सिंपल। जैसे आप साथ भी बचपन में होगा, आप लोग कपड़े लेके आ गए, आपकी मदर कपड़े लेके आ गई आपके लिए, और जब घर आके आपको पहनाया तो ओवर साइज निकले या फिर छोटा निकले तो आप फिर रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न बेसिकली किसी भी खरीदी हुई चीज को वापसी करना है, ठीक है। परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। इसमें क्या होता है कि जो सप्लायर से आप एज अ बिजनेसमैन, आपने सप्लायर से जो है माल खरीदा, ठीक है, वो ऑब्वियसली 500 600 700 क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, आपने खरीदा, फिर आप रीचेक करोगे, जो भी डिफेक्टेड माल होगा आप उसको वापसी करोगे तो वो परचेज रिटर्न होगा, ठीक है। जो कमोडिटी आप सप्लायर को वापसी करो एज अ बिजनेसमैन तो वो परचेज रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जो कमोडिटी आपकी बेची हुई आपको कस्टमर वापसी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, आपसे ली गई कोई शर्ट वापसी करते हुए कस्टमर, तो सेल्स रिटर्न होगी, सही है। अगर आप किसी को वापसी करते हैं एज अ बिजनेसमैन, अपने सप्लायर को वापसी करते हैं तो परचेज रिटर्न, और आपको कोई वापसी करता है सामान तो वो सेल्स रिटर्न, सिंपल सी बात है। इन्वेंट्री, गुड्स और मटेरियल्स हेल्ड फॉर सेल इन प्रोडक्शन और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। इन्वेंट्री क्या है, कोई भी चीज जो कि एज अ फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, या कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। उसको आपने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है और आपकी नीयत है कि उसको बेचूंगा मैं आगे, ठीक है, चाहे आज बेचूं, कल बेचूं, कभी भी बेचूं, तो वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्लूड लिखा हुआ है फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। सो इन्वेंट्री में ये 3 चीज़ें आ सकती हैं। फिनिश गुड भी हो सकता है जो कि लाइक फॉर रेडी टू सेल है, ठीक है, आपने बस जाके उसको मार्केट में सेल करना है। आप किसी अच्छी कंडीशन का वेट करोगे, जैसी अच्छे रेट लगेंगे या मार्केट में अच्छे रेट्स आएंगे तो मैं उसको बेचूंगा। कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकती है कि भाई इसको फिनिश करना चाहिए, या फिर आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो मार्केट से तो वो भी आपके इन्वेंट्री में काउंट होगा। सो इसमें हम क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री एट पीरियड एंड, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, आपने अपनी दुकान में माल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 500 पीसेस खरीदे कि मैं इस साल में बेचूंगा, ठीक है। आपने नियत की कि भाई मैं 500 या 600 क्वांटिटी जो है वो इस ईयर में बेचूंगा। आपने वो माल खरीद लिया, आपने अपने वेयर हाउस पे या व्हाट्सएवर जहाँ भी रखा है आपने रख लिया, ठीक है, अब मुझे ये बेचनी है। जब आपका वो पूरा साल गुजरता है और साल के एंड में जो माल बिक गया वो तो बिक गया, जो माल बच गया वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। ये इन्वेंट्री क्या है, जो कि बच गई, जो कि आपने एक साल की इन्वेंट्री रखी थी और वो इन्वेंट्री बच गई। बेशक आप एक साल की, आपने 10 साल की रखी हो, जो भी आपकी एक साल की सेल हो गई और उसके बाद जो आपके पास इन्वेंट्री बचती है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। देन वही क्लोजिंग इन्वेंट्री, फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में आपने अपनी क्लोजिंग की, कि आप सुनते हैं ना भाई क्लोजिंग हो रही है, तो वैसे ही आपने दिसंबर में क्लोजिंग कर दी ना, 31 दिसंबर को आपने किया क्या भाई, आज उन्होंने हिसाब किताब कर लिया क्लोजिंग का, भाई इतनी इन्वेंट्री बच गई। जितनी इन्वेंट्री बच गई वो क्या है, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 40 पीसेस बच गए तो 40 पीसेस अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, मतलब वो जनवरी 1 को जो इन्वेंट्री, यही इन्वेंट्री जनवरी 1 को ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। अब क्या है कि इसमें आप और इन्वेंट्री लाओ और चीज़ें खरीदो, पूरा साल बेचो, ठीक है। ये आपकी जो पिछले साल से आप अगले साल इन्वेंट्री लेके आते हो ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री है। देन यही इन्वेंट्री एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, जो एंड में माल बच जाएगा, फिर अगले साल वही ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, वही बचा हुआ माल आप अगले साल लेके आओगे ना, सिंपल, उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। Discount. A discount is a reduction in the price of a product or service offered to customer as an incentive to purchase, ठीक है। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट बेसिकली आप किसी आपकी कमोडिटी की फिक्स प्राइस है, ठीक है, आप उस पर थोड़ी सी लेवरेज देते हो कस्टमर को, तो भाई आप मुझसे ये चीज़ खरीदो, मैं आपको इतना % डिस्काउंट दे दूंगा, सही है। तो क्या है कि किसी भी इन्वेंट्री या किसी भी सामान पे डिस्काउंट देना या ऑफ करना, या आपको कोई उसकी जो फिक्स प्राइस है उससे कम करना, तो वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। जो भी फिक्स प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़, आप डिस्काउंट कर दो कि भाई मैं 10 रुपये आपको छोड़ रहा हूँ, मुझसे खरीदोगे, आप मुझसे 30 रुपीज़ में ले लो, तो
₹10 का आप जो उसको लेवरेज दे रहे हो तो वो डिस्काउंट है, सिंपल ट्रेड डिस्काउंट। A trade discount is a reduction in the list price of a product or service offered to customer, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ये जो है आप अपनी किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम कर देते हो। जैसे कि आपने लगा दी 30% ऑफ, तो आपके इंटायर स्टॉक पे जो जिस पे भी आपने ऑफ लगाया होगा या आपने सबको ऑफर कर दिया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कर दिया कि भाई 40% ऑफ, 50% ऑफ, आज़ादी सेल, ईद सेल, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आपने जो भी सेल अनाउंस की, तो क्या आपने अपनी जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है उसको कम कर दिया, तो ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, सही है। ये जो रिडक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू कस्टमर, ठीक है। आपने जब एक चीज़ की प्राइस कम कर दी, तो अब जितने का भी डिस्काउंट दिया आपने वो आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये की चीज़ थी, वो 400 रुपये में बिक रही है, सही है। अब क्या है, अकाउंट्स में 400 रुपये की ही रिकॉर्ड होगी, 500 रुपये की अब रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके प्राइस एज अ डिस्काउंट कम कर दिए हैं। कैश डिस्काउंट, अब फर्क समझ आएगा। अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा कि भाई ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क है, नॉर्मल डिस्काउंट में क्या फर्क है। कैश डिस्काउंट अब समझने की बात है। अ कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ड्यू इफ द कस्टमर पेज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, ठीक है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, वो आपसे उधारी पे, आपसे उसने क्रेडिट पे सामान ले लिया, सही है। आपने उसको बोला कि भाई तुम अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर जाओ तो तुम्हें 500 रुपये छोड़ दूंगा, और अगर तुमने 10 दिन के बाद पेमेंट की तो तुम्हें पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो आप उसको एक लालच देते हो, ठीक है, कि भाई यार तुम जल्द से जल्द पे करो तो मैं डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको श्योरिटी होगी भाई मेरा पैसा जो है मेरे पास वापसी आ जाएगा, वरना तो वो 1 साल तक रोला है आपको वो पैसा वापसी ना करे। सो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि अगर कोई कस्टमर आपसे क्रेडिट पे चीज़ बाय करता है तो आप उसको लालच देते हो कि भाई 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अगर आप पेमेंट वापसी कर दोगे तो आपको मैं डिस्काउंट दूंगा। अब इस पे क्या है, इस पे वो उस कमोडिटी की आपने प्राइस कम नहीं की है, ठीक है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट में तो आपने ऑफ लगा दी थी ना, आपने प्राइस ही कम कर दिए थे। इसमें आपकी कमोडिटी की प्राइस वही है, ठीक है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कस्टमर को जो कि इसको आप उधार पे दे रहे हो, आप उसको एक ऑफर लगा रहे हो खाली उसके लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, कि भाई तुम इस टाइम में दे दोगे तो तुम्हें मैं क्या बोलते हैं सस्ते में दे दूंगा, ठीक है। तुम्हें मैं इतना % का डिस्काउंट दे दूंगा, तुम्हें मैं 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये पर पीस छोड़ दूंगा। तो ये जो अकाउंट है, ये जो आप लेवरेज दे रहे हो, ये जो डिस्काउंट दे रहे हो, ये अकाउंट में एज अ डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है एज अ सेल्स डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, और ये वाला नहीं होगा क्योंकि आपने इसमें ओरिजिनल प्राइस ही कम कर दी है, ठीक है। एंट्री, एन एंट्री रेफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। कोई भी इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन हुई हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो, कोई भी पेमेंट हुई हो या कोई भी पैसे लिए हों, उसको आप जो रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में उसको आप एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या है, आप आगे जर्नल पढ़ोगे तो उसमें आप कोई एंट्री करते हो, डबल साइड एंट्री करते हो, तो आपकी जर्नल एंट्री होगी। लेजर एंट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट, ये भी आपको अभी समझ नहीं आएगा। लेजर अकाउंट होता है टी लेजर, दूसरे डिफरेंट लेजर होते हैं, सब्सिडी लेजर है, टी लेजर, तो उसमें आप एंट्री करते हो तो आपकी लेजर अकाउंट कहलाएगा, लेजर एंट्री कहलाएगी। सिंगल ट्रांजैक्शन, अच्छा जर्नल में जो है अगर आप पर्टिकुलर डेट, चलो उसको ऐसा समझते हैं कि एक डेट पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ बेच भी दो, खरीद भी दो, फिर बेच लो, फिर खरीद दो, ठीक है। आप 5-6 चीज़ें बेच रहे हो एक दिन में, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है ना, बहुत सारी खरीदो फरोख्त होती है। तो अगर आप हर खरीद को अलग अलग लिखो एक ही डेट की, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 दफ़ा एक चीज़ बेची है, ठीक है, एक आपने वाटर बॉटल जो है 5 दफ़ा बेची है और डेट है 4 तारीख है, ठीक है। अब आप 4 अलग अलग एंट्री करो, 4 तारीख वाटर बॉटल 1, फिर 4 वाटर बॉटल 2, वाटर बॉटल 3, ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन करोगे तो लिखोगे तो सिंगल ट्रांजेक्शन होगी। कंपाउंड एंट्री क्या है कि आपने वो जितनी भी बॉटल 4 बिकी, 5 बिकी एक ही दिन में, उन सबको एक दिन की डेट डाली और 5 को साथ लिख दिया, तो आपकी कंपाउंड एंट्री होगी, ठीक है। उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है। ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, अभी आगे आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो समझ आएगी। Investment, an investment is an asset or item that is purchased or acquired with the expectation of generating income or profit in the future. Investment क्या है, किसी भी चीज़ को खरीदना कि भाई आगे ये चीज़ मुझे प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट के लालच में या प्रॉफिट के मोटिव से आप कोई चीज़ खरीदो,
कि भाई आगे ये चीज़ जो है मुझे प्रॉफिट करेगी, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे भाई आगे ये चीज़ बिकेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, आप घर खरीदोगे भाई 6 महीने बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ खरीदना, कोई भी चीज़ एक्वायर करना कि जिस पे आपका प्रॉफिट मोटिव हो कि भाई ये चीज़ मुझे आगे प्रॉफिट देके जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ड्यूरेशन टिपिकली लेस देन 1 to 3 years, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 3 साल से कम की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, टिपिकली 3+ years और मोर, ठीक है। 3 से ज़्यादा साल की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको भाई रिटर्न 3 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, या बिजनेस चल रहा है तो चल रहा है ऑब्वियसली। तो 3 से ज़्यादा साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। जो 3 से कम साल में आपको रिटर्न आ रहा होगा तो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। वाउचर डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। वाउचर क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। इतना कोई रेलिवेंट नहीं है अभी आपके लिए। बैड डेट्स डेफिनेशन, अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स, ठीक है, रिटर्न ऑफ एज एन एक्सपेंस। अच्छा, बैड डेट क्या होता है? बैड डेट वो उधार है जो कि कस्टमर वापसी ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपने कस्टमर को दिया एक चीज उधार पे, ठीक है। अब क्या है, कस्टमर बोले आजकल 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 करते करते 1 साल 2 साल और अब आपको पूरी उम्मीद हो गई है कि अब ये मुझे कभी नहीं देगा, ठीक है। अब उसके पीछे रोने से अच्छा या वापसी आप अपना कॉल कर रहे हो उसको, अपने चीजें अपना ऑब्वियसली अपना बैलेंस खर्च कर रहे हो, तो आप उस पर बोल दो भाई अब ये चीज वापसी नहीं मिलनी। जब आपको पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसको, उस अमाउंट को आप बैड डेट बोलते हो, और बैड डेट को एज एन एक्सपेंस आप रिटर्न ऑफ करते हो। रिटर्न ऑफ मतलब जो भी उधारी का ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन में इम्बेलेंस आ जाएगा ना, कि भाई आपने एक चीज उधार पे ली हुई है, अब आपने उसको लिखना होगा अपने अकाउंट में, जैसे ही उसके पैसे वापसी आएंगे तो क्या होता है कि आप उस उधार को जिस पे आपने बोल दिया कि भाई ये वापसी नहीं मिलेंगे, तो आप उसको एज एन एक्सपेंस अपने अकाउंट में लिख के उसको खत्म कर दे दो, सिंपल। टर्नओवर क्या है, टोटल सेल्स रेवेन्यू। टर्नओवर टोटल 1 साल का टर्नओवर भी हो सकता है, 1 महीने का आप टर्नओवर कैलकुलेट करो वट। तो टोटल सेल रेवेन्यू जो है वो टर्नओवर है। इन शॉर्ट, टर्नओवर जो है वो टोटल सेल्स है। अगर आप महीने की टर्नओवर बताओगे तो 1 महीने में आपने कितनी सेल्स की, ये आपका इस महीने का टर्नओवर है, ठीक है। और अगर आप साल का टर्नओवर बता रहे हो तो 1 साल में आपने टोटल कितनी सेल्स की, तो ये आपका 1 साल का टर्नओवर है। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक क्या है, बेसिकली वो बिजनेसेस या वो बिजनेसमैन जो कि जानवरों में डील करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेयरी फार्मिंग हो गया, मीट प्रोडक्शन हो गया, तो वो लाइफ स्टॉक में काउंट होता है। बस इतना ही पढ़ना है इसके लिए, अभी इनफ है, इतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। That's it. Thank you for watching. Follow me on Instagram for detailed notes and subscribe for more. Have a nice day. Bye.